ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बस अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर आप लोगों की और भी क्लासेस हैं। आज आपका बिजी डे है, तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे दूं, हम पढ़ रहे क्या थे। बेसिकली हम रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे थे या रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके मुताबिक पॉलिसी बनाते हैं। तो आपको याद होगा हम हमारे जो स्टेप्स थे उसमें हमने जो फर्स्ट स्टेप था ये, जिसमें हमारे पास हमने प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन एसेट्स करना था, तो वो हमने कर लिया था। ये वाला टेबल भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो हमारे पास एसेट प्रायोरिटाइजेशन है उसकी हम बात करते हैं कि हम क्या एसेट्स को हम कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब है कि उन्हें कितनी वैल्यू देते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्या है उनकी, तो ये वर्ड प्रायोरिटाइज जो है ये बेसिकली प्रायोरिटी से निकला है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम लास्ट टाइम हमने यहीं से उसको सस्पेंड किया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं। वंस द इन्वेंट्री, जब हमारी इन्वेंट्री बन जाती है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है, हमने अपने जितने भी एसेट्स हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं, हमने उनकी क्लासिफिकेशन भी की होती है। उनको अब हमने वेटेड हमने फैक्टर्स असाइन करने हैं, यानी हमने एक स्कोर असाइन करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस ईच इन्फॉर्मेशन एसेट इज असाइंड अ स्कोर फॉर विच ऑफ अ सेट ऑफ क्रिटिकल फैक्टर्स। उसमें हम क्रिटिकल फैक्टर्स को भी देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल मिलेगी, इन द एग्जांपल शोन इन टेबल 4.2। अच्छा, ये यहाँ पर आप देख लें, टेबल 4.2 एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, टेबल 4.2 यहाँ पर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन एसेट हैं, ये डॉक्यूमेंट सेट है, सेट 2 है, तो ये हमारे पास उनके नाम आ गए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास हमने क्राइटेरियाज डिफाइन किए हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। जैसे इम्पैक्ट टू रेवेन्यू, इम्पैक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, इम्पैक्ट टू पब्लिक इमेज, ये तमाम क्राइटेरियाज आपको याद है हमने ऊपर देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ मेंशन करनी है कि जी ये जो हर क्राइटेरिया है ना, जब आप इसके स्कोर को सम अप करें तो ये 100 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब 30, 40 और 30 को ऐड करें तो ये सम अप टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको टोटल जो होता है ये 100 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें नीचे, हर एक का हमने फिर परसेंटेज निकाली है, ठीक है, हमने परसेंटेज निकाली है। अब ये 30 में से 80% है, ठीक है, या 30 में से 0.8 है, जैसे आप 30% 80% कहेंगे। सिमिलरली ये 40 में से 8 है, तो अगर लेट से मैं लॉजिस्टिक बिल ऑफ लाइन्स की बात करूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये इम्पैक्ट टू रेवेन्यू 8% है, यानी इसका है ना इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी 0.9% है, एंड इम्पैक्ट टू पब्लिक इमेज ये क्या है, 0.5%। तो जब आप इनको कन्वर्ट कर देंगे, इनको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप 90 से 40 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर ये आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास 75 आएगा। इफ़ यू हैव कैलकुलेटर्स, आप लोग बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं कि मैं 0.8 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 24 आएगा, ठीक है। फिर मैं ये क्या है 40 को 0.9 से मल्टीप्लाई करता हूँ 36 आएगा, तो 24 जमा 36 60 हो गया, और 15 75 आ गया। तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास फिर फाइनल स्कोर आता है, ये आपके पास क्या आता है, ये आपके पास आउट ऑफ 100 आता है। सिमिलरली देखें, कस्टमर ऑर्डर वाया सिक्योर सॉकेट लिया, ठीक है। अब ये जो है ये इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इमेज के लिए भी। तो इसका स्कोर जो है हमारे लिए ये हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। ये क्यों हाई प्रायोरिटी होगा, क्योंकि ये 100 आउट ऑफ 100 आया। अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे टॉप पर ये है, फिर सेकंड पे 78 है, फिर 75 है, फिर 55 एंड 41। तो हम इसको बड़ी आसानी से, जब व्हेन वी हैव नंबर्स, तो वी कैन ईजिली व्हाट वी कैन डू, प्रायोरिटाइज इट, ठीक है। बेटे यहाँ पर इसमें कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस करें, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने ये कर लिया, ठीक है, कि इसमें हम कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द थ्रेट्स। अब हमारे पास देखें, एक तो ये हो गया ना, हमने एसेट की वैल्यूएशन कर ली कि जो हमारे एसेट हैं उनकी क्या प्रायोरिटी है। अब हमने ये करना है कि जी हमारे पास जो थ्रेट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उनकी प्रायोरिटी डिक्लेयर हमने करनी है, ठीक हो गया। हमने चैप्टर नंबर 2 में, यानी जो हम शुरू में इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स पढ़े, और उन अटैक्स की हमने ये भी देखा कि जी एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, और फिर उनकी क्या सिवियरिटी होती है वो हमने देखा था। तो यहाँ पर आपके पास ये जो टेबल 4.3 है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। कॉम्प्रोमाइज़ टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका कोई काम होता है
जो सिर्फ आपने ही किया होता है, जिसे हम कॉपीराइट कहते हैं, ठीक है? क्या आपका कोई काम कॉपीराइट मतलब आपके कोई काम को कॉपी करके अपने नाम से तो नहीं कर देगा? एस्पिनॉश और ट्रेसपास, एस्पिनॉश ये होता है कि आप स्पाइंग करते हैं, ठीक है? फोर्सेस ऑफ नेचर, ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, ह्यूमन एरर और फेलियर, कोई चीज़ गलत हो गई, कोई चीज़ फेलियर हो गई, इन्फॉर्मेशन एक्सटॉर्शन मतलब आपसे इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेना है, ठीक है? जैसे ब्लैकमेलिंग होती है, मिसिंग इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट कंट्रोल यानी आपने अपनी सिक्योरिटी फीचर नहीं लगाया या वो इनकम्प्लीट था, मिसिंग इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और प्लानिंग, पॉलिसी में कोई मसला था, क्वालिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, आपको जो है जो सर्विस प्रोवाइडर आपको फॉर एग्जांपल इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, उसकी तरफ से कोई मसला आ गया, सबूटाज एंड वेंडलिज्म, आपका कोई चीज़ तबाह कर दी गई है, तोड़ दी गई है, फिज़िकल अटैक हुआ है जी, जैसे तोड़-फोड़ हो जाती है, स्ट्राइक्स हो जाती हैं, उसमें कोई चीज़ होती है। सॉफ्टवेयर अटैक्स, टेक्निकल हार्डवेयर फेलियर्स, टेक्निकल सॉफ्टवेयर फेलियर्स, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, यानी वो जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि अब वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, आउटडेटेड हो गई हैं, कोई चीज़ इल्लीगली थेफ्ट हो गई। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास थ्रेट्स होती हैं। इनको आपने मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है? तो आपने आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि आपके एसेट्स कौन-कौन से हैं और उन पे किस किस्म के थ्रेट्स होते हैं। यहाँ पे तो एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ गिवन है, जिसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं ना, लेकिन फिर जब आपके पास आपके एसेट्स आ जाते हैं, उनकी आप प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, देन यू हैव टू मार्क कि जी मेरे इन एसेट्स पर ये हो सकती है। आगे जाके हम देखते हैं, ठीक हो गया? यहाँ लिखा हुआ है व्हिच थ्रेट प्रेजेंट्स अ डेंजर टू एन ऑर्गनाइजेशन एसेट इन द गिवन एनवायरनमेंट। वही वाली बात कि कौन-सा थ्रेट है, जो हमारे लिए डेंजर होगा, डेंजर कॉज़ करेगा, हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू रिकवर फ्रॉम अ सक्सेसफुल अटैक। अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पर की हुई है कि लेट्स से अगर एक अटैक हम पर हो भी जाता है तो उस अटैक को से जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी में टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है? अगर हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन हमसे मिस हो गया व्हिच हैड प्रेज़ेंट द मोस्ट डेंजर टू द ऑर्गनाइजेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया? व्हिच ऑफ द थ्रेट वुड रिक्वायर द ग्रेटेस्ट एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट, ठीक है? कि कॉस्ट क्या होगी कि हम उनको प्रिवेंट करें। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास आ गया जी, फिर हमारे पास एक लास्ट स्टेप है। Once you have identified organization, information, assets and documents some criteria for beginning assess a threat it faces. You then review each information asset for each threat it faces and create a list of vulnerabilities. What are vulnerabilities? They are the specific avenues that threats agent can exploit. Vulnerability identification वही है कि जी हमारे पास क्या-क्या हमारे पास एक तो हमने हमारे पास अ, आगे ना हमारे पास थ्रेट्स क्या हैं, यानी किस किस्म के अटैक हो सकते हैं और फिर आपने अपने देखना है कि जी हमारे जो एसेट्स हैं, ठीक है? चाहे वो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनको किस किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। वल्नरेबिलिटीज़ वो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जिसको कोई एक्सप्लॉइट करके नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है? तो वल्नरेबिलिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन भी आपकी ज़रूरी होगी। अच्छा, अब हम अपने लास्ट स्टेप में हैं, इंट्रोडक्शन टू रिस्क असेसमेंट। अब हम रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी तो हम आइडेंटिफिकेशन और हम चीज़ों को देख रहे थे ना, अब हम रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर एक मैकेनिज़्म बनाना है कि जहाँ पर हम इवैल्यूएट कर सकें कि हमारे पास क्या-क्या हमारे पास रिस्क हो सकते हैं, ठीक है? और उनकी क्या ग्रेविटी हो सकती है। ग्रेविटी का मतलब है उसकी क्या शिद्दत हो सकती है, इंटेंसिटी हो सकती है, ठीक है? और ये तमाम चीज़ें हमने करनी है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर फिगर 4.7 को अगर आप देखें, तो ये आपके पास मेजर स्टेजेस हैं इन रिस्क असेसमेंट। असाइन वैल्यू टू अटैक ऑन एसेट। आपने क्या करना है, जो एक अटैक आपने आइडेंटिफाई करना है कि इट कैन बी अ पॉसिबल अटैक ऑन एन एसेट, तो उसकी क्या वैल्यू है? असेस लाइक्लीहुड ऑफ द अटैक ऑन वल्नरेबिलिटीज़। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की हैं, उसमें क्या कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अटैक हो सकता है? कैलकुलेट द रिलेटिव रिस्क फैक्टर फॉर एसेट। रिस्क फैक्टर ये होता है कि मुख्तलिफ एसेट्स आ गए ना आपके, उसमें आपने वर्नेबिलिटीज़ भी निकाल दी, आपने असेस भी कर लिया, तो आपने कैलकुलेट करना है कि जी 2 या 3 हमारे पास एसेट्स आ गए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन-सा किस एसेट पे चांसेस हैं अटैक के, तो वो रिलेटिव का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर हम कंपेयर करते हैं। रिव्यू पॉसिबल कंट्रोल, जो हमने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, उसको हम देखते हैं। फिर हम डॉक्यूमेंट्स की फाइंडिंग करते हैं और ये हमारे पास प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है? इटरेटिव प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि हम कैस्केड की तरह आगे चले गए वापस नहीं आ सकते। अच्छा, लाइक्लीहुड क्या होता है? लाइक्लीहुड इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सक्सेसफुल अटैक। हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि जी एक स्पेसिफिक जो है ना वल्नरेबिलिटी, ये एक अटैक की वजह बन सकती है। इन रिस्क असेसमेंट यू असाइन न्यूमेरिक वैल्यू टू लाइक्लीहुड। हमने यहाँ पर रिस्क असेसमेंट में क्या किया था जी, ये हमने वैल्यूज़ दे दी थी ना, तो ये वैल्यूज़ हमने दे दी थी, ठीक है?
हाँ जी, दे दी थी। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी रिकमेंड स्पेशल पब्लिकेशन असाइनिंग नंबर्स बिटवीन। अब हमने यहाँ पर नंबर्स देने हैं, 0.1 जो होती है सबसे लो होती है, जो 1 होती है सबसे हाई होती है। फॉर एग्जांपल द लाइक्लीहुड ऑफ एन एसिड being struck by a meteoroid which indoors would be rated as 0.1। अब फिजा में से या खला में से एक मेटेरॉइड, आपको पता है ना उसे क्या कहते हैं उर्दू में, तो मुझे नहीं पता, जो एक डबरीज आते हैं, पत्थर आते हैं आसमान से, ठीक है, 2.1 होगी, सबसे लो है। एट अदर एक्सट्रीम द रिसीविंग एटलीस्ट वन ईमेल कंटेनिंग द वायरस और वर्म इन द नेक्स्ट ईयर वुड बी रेटेड एज 1। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मेरे पास एक ईमेल आएगी जिसे मैं ओपन करूँगा, उसमें कोई मैलवेयर होगा, ठीक है। यू वुड ऑल्सो चूज द नंबर बिटवीन 1 एंड 0। 0 इज नॉट यूज सिंस वर्नेबिलिटी विद बी 0 लाइक्लीहुड हैव बीन रिमूव, ठीक है। अच्छा, फिर हमें ये भी चूज करना है कि जी 1 से 0 विच रेटिंग वुड बी चूज। अच्छा, यहाँ से अब हम जरा चलते हैं। द लाइक्लीहुड ऑफ अ फायर हैज बीन एस्टिमेटेड एक्यूरेटली फॉर ईच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा जी, फायर की लाइक्लीहुड क्या होगी, लाइक्लीहुड ऑफ अ गिवन ईमेल कंटेनर वायरस उसकी क्या होगी। The number of network attacks can forecast based on how many assigned network addresses the organization had। जैसे फॉर एग्जांपल अब फेसबुक है बेटे, तो फेसबुक अगर आप उसके ना ओवर द गूगल आप आईपी एड्रेस देखें तो आपको एक आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, उसको मल्टीपल आईपी एड्रेस मिलेंगे। तो नेटवर्क अटैक पर अब जितने आईपी एड्रेसेस होंगे उन पे ही हो सकता है, क्योंकि जब आप नेटवर्क अटैक की बात करेंगे तो वो आईपी एड्रेस के बगैर हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमने असाइन करनी होती हैं। अब थोड़ा-सा हमारा काम आता है रिस्क डिटर्मिनेशन में, ठीक है? तो यहाँ थोड़ी-सी हमने कैलकुलेशन करनी है जिसको आपने गौर से देखना है। फॉर द पर्पस ऑफ रिलेटिव रिस्क असेसमेंट, यहाँ की हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपसे कहा था ना कैलकुलेट रिस्क असेसमेंट का। रिस्क इक्वल्स लाइक्लीहुड ऑफ वल्नरेबिलिटी अकरेंस टाइम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट माइनस परसेंटेज रिस्क ऑलरेडी कंट्रोल्ड प्लस एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, यहाँ पर इनने फार्मूला दिया है कि जी हमारे पास जो रिस्क असेसमेंट होती है वो इक्वल होता है लाइक्लीहुड, जो हमने नंबर दिए होते हैं उसके, ठीक है। लाइक्लीहुड ऑफ अ वर्नेबिलिटी अकरेंस टाइम्स मल्टीप्लाई हम करेंगे वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट क्या है, माइनस परसेंटेज रिस्क ऑलरेडी कंट्रोल, और हमने उसकी परसेंटेज करनी है कि ऑलरेडी कंट्रोल होगी। अब यहाँ पर एग्जांपल है तो आपको समझ आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन एसेट 1, ये कोई भी हो सकता है, हैज़ अ वैल्यू स्कोर ऑफ 50, ठीक है, जो हमने ऊपर स्कोर निकाला था ना वो 50 है, और उस पर एक वर्नेबिलिटी है। कितनी वर्नेबिलिटी है, एक वर्नेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर हमने निकाली थी ना वर्नेबिलिटीज, हमने बहुत सारी निकाली थी, तो फॉर एग्जांपल एसिड 1 पे एक वर्नेबिलिटी है, ठीक है, और उसकी लाइक्लीहुड क्या है 1%, यानी 100% है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं, ठीक हो गया। यू एस्टिमेट द assumption that data are 90% एक्यूरेट, और आपने ये assumption ली है कि ये जो डेटा है 90% एक्यूरेट है, यानी कंट्रोल इस पे हमारा 90% है, ठीक हो गया। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखेंगे 50 आया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ठहरे, मैं ज़रा आपको ना अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना। और बेटे कोई चीज़ समझ नहीं आती ना पूछें, मकसद ये भी था, मैं आपसे कह सकता था पढ़ लें, मकसद ये आपको समझाना, ठीक है। अभी ये ना सोचें कि ये 55 कैसे आया, ठीक है, मैं लाइन लगा रहा हूँ। ये 50 कहाँ से आया, ये पहला वाला 50, ठीक है, ये आया। देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, रिस्क इक्वल्स टू लाइक्लीहुड ऑफ अ वर्नेबिलिटी। कितनी वर्नेबिलिटी है, एक वर्नेबिलिटी है, तो हमने उसको 50 से 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, और वर्नेबिलिटी हैज़ जीरो लाइक्लीहुड विद नो कंट्रोल, ठीक है, विद नो कंट्रोल आपने इसे माइनस करना था ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स द वैल्यू माइनस परसेंटेज ऑफ रिस्क ऑलरेडी कंट्रोल्ड, ठीक है। इसमें रिस्क कंट्रोल हुआ ही नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं कंट्रोल हुआ, क्योंकि ये आपके पास लाइक्लीहुड इसकी 100% है, नो कंट्रोल है, ठीक है, लिखा हुआ है स्पेसिफिकली नो कंट्रोल, तो आपके पास ये हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जो आपने अजम्पशन ली है ना अनसर्टेनिटी का, ये आपके पास 90% है, ठीक है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी यानी 90% तो आप श्योर हैं, लेकिन 10% आप अभी भी श्योर नहीं है, तो आपने इनमें 10% ऐड कर लिया। तो ये 50 क्यों लगाया है, क्योंकि इसका स्कोर जो था आपने बनाया था 50, एक बात, ठीक है। इसको आपने 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई किया, इसकी वर्नेबिलिटी 100% थी और कोई कंट्रोल नहीं था, तो कोई कंट्रोल होने की ना वजह से इसने आपने माइनस 0 कर दिया। अगर 10% कंट्रोल होता, 50% कंट्रोल होता, तो आप यहाँ पर लिख देते। और यहाँ पर आपके पास जो आपने इन्फॉर्मेशन गेट की है वो क्या है, 90% है, लेकिन 10% अभी भी यू आर नॉट श्योर कि वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, तो इसलिए आपने 10% किया है। तो बेटे आप इसको ज़रा कैलकुलेट करें तो आपके पास बड़ा सिंपल आ जाएगा। देखिए 50 50 मल्टीप्लाई बाय 1 50 आता है, और 50 का
10% क्या होता है, 5 आता है, तो 55 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर इनने ज़्यादा एलोबरेटेड मैनर में वही कैलकुलेशन की है, आपको मैं करके बता देता हूँ। अच्छा, ये 50 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। माइनस ये जो फार्मूला है, ये वाली चीज़, ये क्या क्या चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, ये क्या चीज़ है बेटे, ये आपके पास ये फार्मूला है 10 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 50। ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर यहाँ पर कंट्रोल होता ना आपका 10%, 20%, तो यहाँ पर होता 50 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 ये वाला है, ठीक है, इनटू ये आपके पास जितना कंट्रोल होता है। आप कहते हैं 50% कंट्रोल है तो 0.5 आ जाता है। आप कहते हैं जी 80% कंट्रोल है तो यहाँ पर 0.8 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या चीज़ है, ये जो आपके 10% है उसे कैलकुलेट किया हुआ है 50 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास आता है, ठीक हो गया जी। अब आप जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 50 माइनस 0 प्लस 5, तो आपके पास क्या आ जाता है। अच्छा, ये आपके पास ना यहाँ पर ये यहाँ पर ये भी आपके पास हुआ नहीं होगा, ठीक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेंगे, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 55 आ जाएगा। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। इंफॉर्मेशन बी हैज़ अ वैल्यू ऑफ 100%, ठीक है, विद हैज़ टू वर्नेबिलिटीज़। इसकी एक वर्नेबिलिटी नहीं है, इसमें कितनी वर्नेबिलिटीज़ हैं, टू वर्नेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वर्नेबल हैज़ टू वर्नेबिलिटी, वर्नेबिलिटी टू हैज़ अ लाइक्लीहुड ऑफ 0.5%, ठीक है, विद अ कंट्रोल ऑफ 50%। देखें, जो हमने कंट्रोल की बात की थी, ठीक है। तो अब इसको ज़रा हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम वर्नेबिलिटी आगे बात करेंगे। 100% है, ठीक है जी। और इसकी जो हमारे पास वो वर्नेबिलिटी 2 है, उसका करंट कंट्रोल कितना है, 0.5% है, ये आ गया, ठीक है। और उसमें रिस्क कितना है, 50%, ठीक है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये 80% एक्यूरेट है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एलिब्रेटेड मैनर में जाना चाहते हैं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आ जाएगा। और यही जैसे मैंने आपसे कहा था 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि इसका 0.5 है, और ये 50% जो है ना, 50% उसके लिए हमने 0.5 लिखा है। अगर ये 80% होता तो आप 80% लिखते हैं। और चूंकि आपकी इन्फॉर्मेशन 80% एक्यूरेट है, 20% फिर भी अनसर्टेनिटी है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया जी। क्लियर हो गया। तो आपने सारों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास 35 आ गया। थर्ड वर्नेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है, थर्ड वर्नेबिलिटी में ये आ रहा है कि आपके पास 0.1% है, ये आ गया। अच्छा, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो आपके पास 80%, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, असेसमेंट आ गई, वैल्यूज आ गई, ठीक है। आइडेंटिफाई पॉसिबल कंट्रोल्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो दिस इज दिस, अब आपके पास सिंपल चीज़ें रह गई हैं, आपने कंट्रोल्स देखने कि हमारे पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, किस किस्म के मैकेनिज़म्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ऑथेंटिकेशन में मसला आ रहा है, तो ऑथेंटिकेशन की हम मैकेनिज़्म को कैसे ज़्यादा सिक्योर करें। हमारे पास मसला आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, सर्वर का सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो हमने आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल कंट्रोल्स। हमारे पास जो वर्नेबिलिटीज़ आई हैं, जो हाई प्रायोरिटी वर्नेबिलिटीज़ होंगी, उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि 100% आप अपने तमाम एसेट्स को जो भी कर लें आप सिक्योर नहीं कर सकते। तो व्हाट यू डू, यू स्टार्ट फ्रॉम द, जो आपके पास इन स्कोर में से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होता है उससे आप स्टार्ट करते हैं, और फिर आप क्या करते हैं, ग्रेजुअली नीचे जाते जाते, ठीक हो गया। तो जितने भी आइडेंटिफाई होते हैं उनको आप करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स पॉलिसी ऑफ इंटरनेट यूज, ईमेल एंड एक्सेस टू द बिल्डिंग। फाइनली सिस्टम स्पेसिफिक पॉलिसी एड्रेस सर्टन सिस्टम्स। फिर आप एक पॉलिसी बना देते हैं जी, फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए, ईमेल को यूज़ करने का तरीका ये होना चाहिए, आप अपने एसेट्स को यूज़ करेंगे तो उसके ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, आप देखते हैं। फाइनली आप क्या कर देते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं जो आपके रिस्क असेसमेंट के रिजल्ट्स होते हैं। फिगर 4.9 में यहाँ पर ये बड़ा क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4.9 और 4.10 एक साथ ही शो की हुई है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने एसेट्स लिख दिए हैं, एसेट्स इम्पैक्ट रिलेटिव वैल्यू जो हमने भी कैलकुलेट किया है, वर्नेबिलिटी क्या है, लाइकलीहुड क्या है, यानी कितने परसेंट चार्जेस है, उसका रिस्क फैक्टर क्या है। ये सारी चीज़ें आप लिख लेते हैं, ठीक है, और आप ये रिपोर्ट पेश कर देते हैं, ठीक है। फिर डिलीवरेबल क्या है, आप ये लिख देते हैं, ठीक है, कि जी हमारे पास इंफॉर्मेशन एसेट क्लासिफिकेशन और वर्कशीट वो आ गई, वेटेड क्राइटेरिया वर्कशीट ये भी आ गई, रैंक वर्नेबिलिटी वर्कशीट ये भी आ गई। तो देखिए ये आपके पास रैंक आ गई है। इससे पहले आपने यहाँ पर ये आपके पास वेटेड आ गई थी,
और ये आपके पास वो पॉसिबल ये तमाम आ गई। तो 3 ये डिलिवरेबल्स होते हैं, ठीक है, रिस्क असेसमेंट के। एक ये कि आप ये अपनी क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर आपका ये होता है कि आप उसमें वेटेड स्कोर दे देते हैं जो आपका क्राइटेरिया होता है, और फाइनली जो आपके पास होती है उसमें आप क्या कर देते हैं, आप एक कंप्लीट एवेलुएशन दे देते हैं जिसे आप कहते हैं रैंक वल्नरेबिलिटी रिस्क वर्कशीट। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपका लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, बट पढ़ना ज़रूरी था और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एस्पेक्टिव, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्या कह सकते हैं, आपकी सिस्टम इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। पेपर के बारे में थोड़ा सा बहुत बता दूं बेटे, आपकी कुछ छोटी छोटी केस स्टडीज़ आएंगी। इंटरप्राइज सिस्टम जैसी बड़ी केस स्टडीज़ नहीं आएंगी, स्मॉलर केस स्टडीज़ आएंगी जहां पर आपने ब्रीफली सिंपल चीज़ों के आंसर देने होंगे। फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, या आपके पास फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ अटैक है, उसकी सर्विस में क्या, उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आ सकती है, या कोई आपके पास मेजर कोई आपके पास एक सिनेरियो है, उस सिनेरियो में आपने बताना है कि जी मैंने यहाँ पर क्या करना है। तो जैसे हनी पॉट्स कहाँ पर अप्लाई करने हैं, या आपका ये आ सकता है हनी पॉट्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल ये भी आ सकता है कि जी फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि जी मैंने की डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो की कैसे होगी। तो समथिंग लाइक दीज सिनेरियोज आपके आ सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी केस स्टडीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, और कुछ दो या तीन केस स्टडीज़ हैं जिनके आपने आंसर्स देने होंगे। ठीक हो गया बेटे, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो जी पूछें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सच। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई इशू हो या कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ठीक हो गया बेटे। चलें, मुझे खुशी है कि पूरी क्लास की स्ट्रेंथ तो नहीं आई, लेकिन चलें फिर भी तकरीबन 15 स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत जो आए हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है जी, हैव अ गुड डे, गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। तैयारी करें और मुझे उम्मीद है आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू बेटे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।